हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मज़े से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। और तो आइए कि हम एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर आपके पास आई हूँ। और इस स्टोरी में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और आपको इस चैप्टर से बहुत सारे मोरल भी मिलेंगी कि आपको अपने बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, या आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद आपको अपने सिचुएशन को समझना चाहिए, कभी भी अपनी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, और हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझनी चाहिए, उनके इमोशंस को समझनी चाहिए। तो मुझे तो पूरा आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप ना किसी से झूठ बोलते होंगे, ना आप आपके पास कोई भी किसी भी तरीके की बैड हैबिट्स नहीं होंगे। तो आइए हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं और हम जानेंगे। हमने आपसे पहले ही बहुत बार वीडियो में बताया है कि किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में पहले से जानते हैं, क्योंकि पहले से तब जानते हैं कि पहले हम किसी बुक को देखते हैं तो उसके जो टाइटल्स होते हैं, चैप्टर्स के जो टाइटल्स होते हैं, उनके नाम से ही हम अपने अंदर एक फिगर क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ, इस स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है। तो कुछ हद से कुछ स्टोरी की जो पॉइंट्स है वो हमें समझ आ जाती है। तो जब हमारे टीचर्स या हम खुद भी पढ़ते हैं तो कुछ हद तक वो हम सबको समझ में आ जाती है। तो इसीलिए आइए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर में बहुत मस्ती से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप, आपको पता है रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहादान। चूहादान आपके घर में हमेशा या कभी कभार चूहे हो जाते होंगे, या नहीं भी होते होंगे तो आपने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मार्केट में देखा होगा या किसी भी जगह पे जहाँ। और कभी बहुत बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बिस्किट्स और स्नैक्स की दुकान जो होती है, वहाँ पे भी कभी कभी चूहे लग जाते हैं। तो चूहों को हटाने के लिए कभी कभी लोग रैट पॉइजन्स का यूज़ करते हैं। और कभी कभी लोग जो होते हैं उनको फंसाने के लिए एक ऐसा, आप देख रहे हैं, ऐसा रैट ट्रैप होता है। ऐसा रैट ट्रैप होता है और ऐसे ही होता है, ऐसे चूहेदानी होता है और जिसमें एक टुकड़ा होता है, पीस होता है रोटी की या किसी भी चीज़ की। और उसमें चूहे जो होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे चूहे ज़्यादा होते हैं वहीं पे रख देते हैं। और चूहे क्या करते हैं कि इस रोटी की लालच में आते हैं और इसमें, और ये चूहेदानी फिर बंद हो जाता है। जैसे ही वो रोटी को पकड़ते हैं चूहेदानी बंद हो जाता है। तो रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदान, जिसमें चूहे को फंसाया जाता है। अबाउट ऑथर, आइए ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे कहानी पे चलेंगे। सल्मा लेगरलोफ इस चैप्टर के ऑथर हैं। ये सेल्मा लेगरलॉफ, जिनका जन्म जो हुआ था 1858 में और उनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी वो डेड कर गए थे 1940 में। वो बॉर्न किए थे 1858 में और वो डाई हो गए 1940 में। तो ये इनकी जन्म से मृत्यु की चीज़ें बताई जा रही हैं। Was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages। वो जो थे वैसे स्वेडिश राइटर थे जिनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए थे। यानी जैसे कि कोई एक स्टोरी है जो हिंदी भाषा में लिखी गई हो, तो वो जो है स्टोरी उर्दू में भी ट्रांसलेट हुई हो, या तमिल में ट्रांसलेट हुई हो, या किसी भी भाषा में, वो बहुत सारी भाषा में, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई हो, तो उनकी जो स्टोरी थी वो बहुत सारी भाषाएं में ट्रांसलेट हुई थी। यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। हम सभी के अंदर एक जो है ब्रह्मांड का एक जो है सच, हम सभी के अंदर ये दौड़ता है। यानी हम सभी के अंदर एक ही सोच होता है। आइए देखते हैं कौन सोच। अ बिलीव that the initial goodness in a human being can be awakened through understanding and love। तो बहुत अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है कि जैसे बहुत बार आपने देखा होगा
आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स के बच्चे या ख़ुद आपके रिलेटिव्स भी जब भी आपके रिलेटिव्स में या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई बच्चा जो होता है वो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, काफ़ी नॉटी होता है, बदमाश होता है, वो लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है या बाहर घूमता है, उसकी रहन सहन जो होती है, उसकी जो सोसाइटी होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। तो जब आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ख़राब है, वो तो सुधरता ही नहीं है, वो तो ना अच्छे से पढ़ता है, ना अच्छे से किसी को रिस्पेक्ट करता है, ना कोई काम अच्छा से करता है, तो जब वो हमारे पास बोलते हैं कि हाँ मेरा बच्चा बहुत ख़राब है, देखिए तो मेरा बच्चा बहुत ख़राब है, तो फिर हम लोग क्या उनको बोलते हैं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप इतनी परेशान मत होइए, आपका बच्चा जो है वो टाइम जैसे ही आप उसको प्यार दीजिए, आप उसको मारिए पीटिए मत, अगर वो ख़राब हो गया है, मे बी वो ख़राब हो गया है तो ये गलत बात है कि उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे अपने बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, उसे सबकी बात माननी चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर वो ख़राब हो गया है किसी कारणवश, किसी रीज़न से, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसे प्यार दीजिए, आप उसे मारिए मत, पीटिए मत, घर से मत निकालिए, आप उसे प्यार दीजिए, आप उससे खुशी दीजिए और उसे प्यार से समझाइए कि बेटा ये करना तुम्हारे लिए बहुत गलत बात है और ये जो आप काम कर रहे हो इससे आगे आपके फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएंगी, कोई आपको प्यार नहीं करेगा, सब आपसे दूर जाएंगे, कोई आपके पास नहीं आएगा, किसी के बच्चे आप कोई आदमी आपको आपके पास अपने बच्चे आपके पास आने नहीं देंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं उसका रहन सहन अच्छा नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि हाँ धीरे धीरे आप ऐसे कीजिएगा तो आपका बच्चा धीरे धीरे सुधर जाएगा, तो प्यार और खुशी की वजह से वो उसमें बदलाव होने लगेंगे। तो ऐसे ही ऑथर बता रहे हैं कि हम सभी के अंदर एक ही बात होती है कि किसी भी इंसान की जो अंदर की अच्छाई है वो कभी ना कभी तो जागृत होगी ही, कभी ना कभी तो वो जग जाएगा। और वो कब जगेगा, जब हम उसे खुशी देंगे। और वो कब कैसे जगेगा, जब हम उसको खुशी देंगे, उसे प्यार देंगे। तो जब हम किसी को प्यार देते हैं, खुशी देते हैं, तो उसको वो समझ कर और उसके अंदर की जो अच्छाइयाँ होती है वो बाहर निकल जाती हैं। दिस स्टोरी इज सेट एडमिट्स द मीन्स ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर। ये जो कहानी है वो स्वीडन की खनिज पदार्थों के बीच की कहानी है। आइए तो हम जानते हैं क्या है इस कहानी। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री। जो उस देश के, जो उस नेशन के हिस्ट्री के बारे में बता रही है, इतिहास के बारे में बता रही है कि उस देश में कैसे क्या हुआ था। इतिहास के बारे में बता रही है, उस देश के जो इतिहास के बारे में बता रही है। द स्टोरी इज टोल्ड सम वाट इन द मैनर ऑफ ए फेरी टेल। ऐसा लग रहा था कि मानो की जो स्टोरी है वो फेरी टेल यानी कि परियों की कहानी की तरह ये स्टोरी लग रहा था, एकदम परियों की कहानी। कई हद तक ये जो कहानी था रैट ट्रैप का, लग रहा था जैसे परियों की कहानी है। जब आप छोटे होंगे तो परियों की कहानी सुने होंगे, वैसे ही बिल्कुल ये भी लग रहा था। आइए आगे पढ़ते हैं। Once upon a time there was a man who went around selling small traps of wire. एक समय की बात है कि एक आदमी था जो इधर उधर घूमकर तार से बने चूहेदानी को बेचता था। यानी तार आप देखे होंगे, पतले पतले तार होते हैं, उससे कोई टॉय बनता है या कोई चीज़ बनती है, घर की डेकोरेशन की भी कोई सामान पतले पतले तार से बनती है। वैसे ही इस चूहेदानी भी थी, वो तार से बनी हुई थी और एक आदमी जो है उससे इधर उधर घुमाकर बेच रहा था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores on big farm. और वो जो था चूहेदानी को अपनी हाथों से बनाता था। और कैसे बनाता था, चूहेदानी को बनाने के लिए सामान भी तो चाहिए ना, तो वो क्या करता था, भीख मांगता था। और भीख मांगने से जो भी उसे सामान मिलती थी, जैसे कि वो किसी दुकान में भीख मांगता था या किसी बड़े से फार्म में भीख मांगता था, तो वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत सामान मिलती थी, उसी से वो उसे बनाता था। बट एवन सो द बिजनेस वाज नॉट सिंपली प्रॉफिटेबल। लेकिन इतना करने के बाद भी उसकी जो बिज़नेस थी, यानी चूहे दानी बेचने की जो काम थी, वो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा था, वो उससे वो लाभ नहीं कमा रहा था।
So he had to resort to both begging and pity, थीवरिंग टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसीलिए अब तो जब वो जो काम वो कर रहा था उससे तो उसे कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि चूहेदानी तो बहुत कम बिक रहे थे, और बिक भी रहे थे तो थोड़े से पैसे में बिक रहे थे, तो उससे तो उसका पेट चल नहीं रहा था। तो वो इसके वजह से उसने क्या किया, वो भीख मांगता था, और कभी कभार वो छोटी मोटी चोरी भी कर लिया करता था। तो यहाँ पे बताया इसलिए करता था ताकि उसके शरीर और उसकी आत्मा जो है एक साथ रहे, यानी कि वो जिंदा रहे। इवन सो हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैग्स, हिज चिक्स वेयर शॉकन। यहाँ तक कि उसकी जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे, उसके जो गाल थे वो एकदम अंदर चले गए थे, एकदम सिकुड़ गए थे, एकदम उसके गाल जो है धंसे थे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कभी भूखा होता है या गरीब होता है या उसके पास काफ़ी टेंशन होती है, खाने को कुछ नहीं होता, तो वो काफ़ी दुबला पतला होता है, जिसकी वजह से उसकी जो गाल की जो मसल्स है वो एकदम अंदर चली जाती है। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और उसकी आँखों में जो थी भूख की जो पीड़ा थी उसकी आँखों में, मतलब उसकी आँखों में दिख रही थी कि हाँ उसे बहुत भूख लगी हो। तो उसे भूख की जो उसकी पीड़ा थी वो उसकी आँखों में भूख की चमक दिखाई दे रही थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, ये सोच नहीं सकता था कि ऐसे आवारे के लिए जीवन कितना उदास और उबाऊ होगा, यानी कि उसका जीवन कितना उदास और उबाऊ था। और ये भी था कि उसका ना अपना आवारा, मतलब उसका ना अपना कोई घर था, ना वो उसका कोई पैलेस था जहाँ पे वो रह ले, या उसके फैमिली में आई थिंक कोई नहीं था, वो एकदम एलोन था। तो यहाँ पे ऑथर यही कहना चाहते कि वो एकदम एलोन था, तो वो उदास भी था, एकदम उदास था, उसे तो लग ही नहीं रहा था, बहुत उबाऊ था, उसकी ज़िंदगी क्या थी, बहुत उबाऊ थी। Who pulls along the road? फिर यहाँ पे एक और बात हो रही थी, जो अपने ऐसे बता रही थी, हु पोल्स लेफ्ट ऑन हिज ओन मेडिटेशन, हु पोल्स अलॉन्ग द रोड। फिर वो ऑथर बता रही हैं कि कौन अपने विचारों में खोया सड़क पर चलता रहता होगा, यानी कौन व्यक्ति होगा जो सिर्फ अपनी बातों को दिमाग में ले के सोच के सड़क पे चल रहा होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो लोग होते हैं वो ऐसे सोच के सड़क पे चलेंगे और सोचते रहेंगे, तो वो तो किसी गाड़ी से सडन एक्सीडेंट हो जाएगा उनका, उनको चोट लग सकती है। लेकिन यहाँ पे जो वो रैट ट्रैप वाला मैन है, वो क्या कर रहा है कि वो अपने विचारों को सोच रहा है और रोड पे चल रहा है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन जब वो चल रहा था, उस आदमी के दिमाग में एक विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसके लिए बहुत मजाकिया मतलब प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो विचार जो है वो काफ़ी मजाकिया है। He had naturally been thinking of his rat traps where suddenly he was sucked by the idea that the whole। फिर वो अचानक से सोचता है, वो एकदम नेचुरल सोचता है, एकदम प्राकृतिक रूप से सोचता है कि उसका जो रैट ट्रैप है यानी चूहेदान है वो when suddenly he was strucken by the idea that the whole। फिर वो एक आइडिया उसके अंदर आती है। अब देखिए क्या आता है यहाँ पे, है द होल वर्ल्ड अबाउट हिम। वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार के बारे में सोचने लगता है। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, सिटीज़ एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। फिर वो कहता है कि ये जो बहुत बड़ा संसार है, ब्रह्मांड है, ये कुछ नहीं है, नथिंग, ये बिल्कुल कुछ नहीं है। ये बस क्या है, ये जो इसके अंदर जो समुद्र है, जो इसके अंदर जो शहर है, गांव है, ये कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा एक बिग चूहेदानी है, बड़ा सा चूहेदानी है। इसके अंदर ही सीज है, इसके अंदर ही सिटी है, विलेज है, लोग हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सब इसके अंदर ही है। It had never existed for any other purpose than
देन टू सेट बिट्स फॉर पीपल। इसका और कुछ भी उद्देश्य नहीं है, बस एक ही उद्देश्य है। इस चूहे बड़ा सी ये जो ब्रह्मांड है ये एक बड़ा चूहेदानी है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक ही है कि ये लोगों को छोटा छोटा, जैसे हम लोग चूहे को रोटी देते हैं वैसे ही ये लोगों को भी छोटे छोटे लालच देता है। इट ऑफर्ड रिचेस एंजॉय, ये क्या करता है, लोगों को खुशी देते हैं, लोगों को धन देता है। शेल्टर एंड फूड, लोगों को खाना देता है, रहने की जगह देता है। हीट एंड क्लॉथ, लोगों को गर्मी देता है, लोगों को कपड़े देता है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉक, वैसे ही जैसे कि चूहेदानी में हम लोग चूहे के लिए चीज़ डालते हैं, पनीर के टुकड़े डालते हैं, पॉक डालते हैं, रोटी डालते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ डालते हैं उसे फंसाने के लिए, वैसे ही ये संसार जो है इसमें ये मोह माया है। इसके अंदर लोग धनी है, ये जो सिटीज़ है, ये गांव है, ये सब मोह माया है। इसके अंदर जितने भी लोग हैं, इसके अंदर जितना भी ये खुशी है, ये धनी है, ये कपड़ा है, ये खाना है, ये भोजन है, ये घर है, ये सब क्या है, ये एक बहुत बड़ा जाल है, मोह माया, जिसको देख देख के लोग उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। जैसे चूहे रोटी को देखकर, चीज़ पनीर के टुकड़े को देखकर फंसता है, वैसे ही लोग भी फंस रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो ये आदमी है, ये रैट रैपर है, वो कितना अच्छा बात कह रहा है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। हमें तो दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। इसके अंदर खुशी है, गम है, कपड़ा है, भोजन है, बहुत बड़ा घर है, पैसे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। और इसे देखकर हम इसके अंदर फंस जाते हैं और जो हमारा मेन काम होता है, यानी हमारा भगवान से जुड़ना या हमारा कोई अच्छा काम करना, वो सब हम भूल जाते हैं। सिर्फ अपनी सुविधा और अपनी कंफर्टेबल जोन में हम रहते हैं। तो यही बता रहे हैं ये जो चूहेदानी बेचने वाला है वो यही बता रहा है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्ट टू टच द बेट, और जैसे ही कोई भी क्या करता है कि उस बड़े से संसार का जो मोह माया है देखकर कोई भी उसके अंदर जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो क्या करता है, बंद हो जाता है। आपने देखा होगा चूहे जैसे ही रोटी को पकड़ते हैं चूहेदानी बंद हो जाता है और वो फंस जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही लोग जो होते हैं लालच में पड़ते हैं तो क्या होता है, चूहेदानी बंद हो जाता है और उसमें बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब चीज़ का अंत आ जाता है, यानी सब कुछ का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। हाँ, दरअसल उसके साथ दुनिया के जितने भी लोग हैं या खुद संसार जो है उसके साथ कभी भी दया का भाव प्रकट नहीं किया था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसीलिए वो क्या करता था, दुनिया में उसे कभी प्यार मिला ही नहीं था, कभी उसे दया मिली ही नहीं थी, इसीलिए वो सिर्फ दुनिया में उसे सिर्फ बिना मतलब बेमतलब की चीज़ मिली थी, जिसके वजह से ये इस तरीके का बात सोच रहा था। इट बिकम अ चर्स्ट पास टाइम ऑफ हिज, फिर वो बता रहा है कि ये उसका मतलब वो बिल्कुल भी अपने जीवन में आनंदित नहीं था, ये उसका बहुत ही बुरा समय। ड्यूरिंग many dreary plodding to think of people he know who had left themselves be caught in a dangerous snare, and of others who were still circling around the beat। और जब वो अपने काम को करता था, जब वो यहाँ थे हम, एक मिनट ड्यूरिंग मैनी यहाँ था, इट बिकम अ चिल्ड्रंस पास टाइम plodding to think of people he know who had left themselves be caught in the who were still circling around the bed। तो यहाँ पे ऑथर ये बता रहे हैं कि जब भी वो चलते रहता था अपने काम के लिए तो ये उसका मनपसंदीदा चीज़ बन गया था। वो जब भी किसी काम के लिए जाता था और या रोड पर ऐसे ही चलते रहता था तो वो हमेशा ये सोचता था, वो लोगों के बारे में सोचता था कि जो लोग उसे बहुत बहुत दुख देते थे, या वो हमेशा सोचता था
कि सोच के वो अपने समय को काटता था। ये सोचता था, उन लोगों के बारे में सोचता था जो इसमें फंस चुके हैं, और उन लोगों के बारे में सोच रहा, मतलब और भी सोच रहा था जो इसमें अभी फंसे नहीं थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। One dark evening, as he was trundling along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. एक दिन, एक शाम को वो क्या कर रहा था कि वो ऐसे ही सड़क के किनारे जो था वो चल रहा था। सड़क के किनारे अंधेरी शाम में वो सड़क पर चल रहा था। तो उससे अचानक से उसकी जो दृष्टि, एक उसकी जो आंखें जो थी वो एक छोटे से झोपड़ी के पास, जो रोड के साइड में, यानी ये रोड थी और इसके बगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, छोटी सी झोपड़ी थी, तो उस पे पड़ी। एंड तो यहाँ बता रहे एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। इसीलिए वो क्या किया कि दरवाजे को नॉक किया। वो क्या किया कि ये दरवाज़ा था, तो उसने क्या किया कि गया और इस दरवाजे पे नॉक किया। दरवाजे पर नॉक किया ताकि दरवाज़ा खुल जाए, और रात भी हो चुकी थी तो उसे एक रात की वहाँ पे स्थान मिल जाए, वो वहाँ पे एक रात के लिए रह जाए। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, और उसे सब कोई बोलते थे, और सब लोग उसे नो बोल के उसे भगा देते थे, कोई उसे नहीं रखता था। इंस्टेंट ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनली मेट हिम, द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विद अ सॉरी। तो हमेशा जो था वो जाता था और लोगों के दरवाजे पर नॉक करता था, तो लोग उसे नहीं बोल के भगा देते थे, और उसे क्या करते थे, बुरा मुंह दिखाते थे, और जब भी वो लोगों के पास जाता था तो उससे वो लोग कह के भगा देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, जो उस घर का जो मुखिया था वो बिना पत्नी के था, और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लॉनीनेस। फिर उसके ना बच्चे थे ना बीवी थी, तो वो बहुत अकेला था, तो इसलिए वो खुश हो गया कि हाँ, उसके अकेलेपन में उससे बात करने के लिए कोई आदमी तो है। इमिडिएटली ही पुट्स द पॉर्ज्ड पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। तो फिर यहाँ पे आगे बता रहा है वो राइटर कि उसने जैसे ही वो, मतलब वो बूढ़े आदमी ने उसे शेल्टर दिया, बोला कि हाँ ठीक है, आज तुम एक रात के लिए मेरे पास रुक जाओ। तो फिर वो बूढ़ा आदमी क्या किया, गया जल्दी से, और जल्दी से जाकर इमिडिएटली, यानी जल्दी से जाकर वो क्या किया कि आग के ऊपर पतीला चढ़ाया, और पतीले में क्या किया, दलिया रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और फिर वो उसे रात का खाना दे दिया, यानी कि उससे खाने पकाकर दे दिया। बोला कि हाँ चलो ठीक है, तुम आज का रात का अंतिम भोजन तुम कर लो। And then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the that it was enough both for stranger pipe। फिर वो क्या किया कि एक बहुत बड़ा वो क्या किया कि तंबाकू की जो रोल होती है उसमें इतना बड़ा टुकड़ा काटा, तंबाकू के रोल का बड़ा टुकड़ा काटा, और उससे और अजनबी दोनों के हुक्के के लिए वो काफ़ी था। मतलब वो हुक्के के लिए क्या किया था, एक तंबाकू था, उस तंबाकू के बड़े से टुकड़े को काटा और भर दिया। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड। फिर उसने क्या किया कि एक पुराने कार्ड का, जो आप देखते होंगे कार्ड्स जो बहुत लोग खेलते हैं, उस कार्ड के पैक को वो निकाला। एंड प्लेड मोजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और बेड के समय तक, यानी सोने से जाने से पहले तक वो अपने मेहमान के साथ कार्ड खेलता रहा, मोजोलिस खेलते रहा। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज पोर्स एंड टबाकू। और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो काफ़ी भला इंसान लग रहा था, वो काफ़ी बहुत, मतलब बहुत भला इंसान लग रहा था। मतलब ये वो जो दलिया और वो जो टबाको उसने मेरे उस गेस्ट के लिए बनाया था, वो ये साबित कर रहा था कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो काफ़ी कॉन्फिडेंस वाला था, वो काफ़ी उदार था। द गेस्ट वाज
informed at once that he, in his day of prosperity, his host has been a crofter at रामजोस आयरन वर्क एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। फिर वो गेस्ट को वो बताता है कि वो अपने समृद्धि के दिनों में, यानी कि जब वो अच्छे तरीके से था, तो वो क्या करता था कि वो एक क्रॉफ्टर था। वो रेमजो आयरन वर्क्स में काम किया करता था, मेज़बान था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहाँ पे काम किया करता था। नाउ डैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू दैट लेबर, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो काम करने के लायक अब वो नहीं रहा था। इट वॉज हिज काऊ हु हैड सपोर्टेड हिम, ये तो उसकी गाय थी, यानी ये तो उसकी गाय थी जो उसे मदद दे रही थी। येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हाँ वो बहुत अद्भुत थी वो गाय। सी वुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमी एवरी डे, वो क्या करती थी, हम प्रत्येक दिन वो मुझे प्रोटीन और क्रीम से भरे दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 कॉर्नर इन पेमेंट, और वो ये भी बता देता है, वो जो ओल्ड मैन है वो ये भी बता देता है कि पिछले महीने वो जो गाय का दूध था, क्रीमी गाय का दूध जो था, वो गाय का जो दूध था वो काफ़ी क्रीमी था, और वो उसने क्या किया, उसे बेच कर उसे पूरे 30 कॉर्नर मिले थे पिछले महीने। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो। फिर वो ये भी बताता है कि उस अजनबी से अवश्य कुछ अविश्वास छलका होगा, क्योंकि मतलब ये बता रहा है कि वो जो स्ट्रेंजर था, जैसे उसने सुना कि हाँ उस बूढ़े को पिछले महीने क्या हुआ था कि 30 कॉर्नर मिले हुए थे गाय की दूध बेचने की वजह से, तो वो स्ट्रेंजर जो था वो सुना, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अविश्वास, यानी कि काफ़ी वो मतलब विश्वासी व्यक्ति की तरह वो नहीं दिख रहा था। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति गया एंड वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, फिर एक लेदर पाउच था वो उसे लिया। ये खिड़की था और इस पे एक लेदर का पाउच जो है वो टंगा था। विच हंग ऑन ए नेल इन द एवरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट देयर विंग थीन 10 कॉर्नर बिल। फिर हमने बताया ना कि एक खिड़की थी और इस खिड़की में एक कील लगा हुआ था, और यहाँ वो जो थे लेदर की पाउच टंगे हुए थे। फिर वो क्या करता है, वहाँ से निकालता है और अपनी जो पाउच है वहाँ से वो निकाल लेता है। और फिर देखिए क्या कहते हैं, एंड पिक्ड आउट 3 ब्रिंग 10 kroner bills. These he held up before the eye of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. फिर वो क्या करता है कि वो अपने मेहमान की आंखों के सामने रख देता है और गर्दन हिलाकर उसे बताता है कि हाँ मेरे गाय के दूध बेचने की वजह से मुझे पैसे मिले थे। और फिर वो क्या करता है, एंड स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, फिर वो उसे क्या करता है, उस पाउच में रख लेता है। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गोट अप इन अ गुड सीजन, और अगले जो सुबह थी वो काफ़ी मतलब अच्छी थी, तो दोनों व्यक्ति जो थे वो जल्द जग गए थे। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, और जो क्रॉफ्टर थे यानी मेजबान थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे, वो अपने गाय के दूध निकालने के लिए काफ़ी जल्दीबाजी में थे। एंड द अदर मैन probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, और जो व्यक्ति था यानी जो मेहमान था, जो चूहेदान बेचने वाला जो व्यक्ति था, वो ये सोचता है कि हाँ इस घर के जो मालिक थे वो बिस्तर से उठ गए थे, तो अब हमें भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उसने क्या किया कि उसी समय जब वो बूढ़े व्यक्ति झोपड़ी से बाहर निकल रहे थे, उसी समय वो भी क्या किया कि उस झोपड़ी से बाहर आ गया। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और फिर मेजबान क्या करते हैं, बूढ़े व्यक्ति ताला लगाते हैं और ताला की चाबी जो है वो अपनी जेब में रख लेते हैं। द मैन विद द रेड रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, फिर जो व्यक्ति चूहेदानी बेचता था वो बोलता है बूढ़े व्यक्ति से ठीक है बाय और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, फिर वो
अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, यानी कि बूढ़े आदमी इस रास्ते और रैट ट्रैप इस रास्ते, वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक कितना इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए आगे पढ़ते हैं फिर। But half an hour later, the rat trap peddler stood अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि आधे घंटे बाद जो है वो दानी बेचने वाला जो व्यक्ति है वो फिर से आके दरवाजे के पास खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो सिर्फ खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कॉर्नर। उसने क्या किया कि खिड़की के पास गया, एक शीशा तोड़ा और वो थैली पकड़ी जिसके अंदर 30 कॉर्नर थे। ही टुक द मनी एंड ट्रस्ट इन टू हिज ओन पॉकेट, उसने पैसे निकाले और उसे अपने पॉकेट में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर वो क्या किया, जो लेदर का पाउच था जिसमें बुढ़े व्यक्ति ने पैसे रखे थे, पैसे तो उस रेड ट्रैपर ने निकाल लिया था, और जो पाउच था वो खाली पाउच दरवाजे पे टांग दिया। एज ही वॉल्कड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस। जैसे ही उसने पैसे अपने पॉकेट में रखे और रखकर वो जा रहा था, तभी उसे अपनी चतुराई पे काफ़ी अच्छा आ रहा था। वो थोड़ा महसूस कर रहा था कि हाँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैंने चोरी की इतनी स्मार्टनेस से किसी को पता भी नहीं चलेगा। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स that at first he dared not continue on the public highway। फिर वो इसे एहसास होता है कि हाँ, अब तो वो चोरी किया था, इसीलिए वो पब्लिक हाईवे से नहीं जा सकता था, उसे हिम्मत नहीं हुई। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, और इसलिए वो रोड से क्या हुआ, जंगल की तरफ मुड़ गया। यानी ये रोड था, ये हाईवे थी, तो उसे याद आया कि उसने चोरी किया है। अब उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पब्लिक हाईवे पर जाए, इसीलिए वो क्या किया, अपने रास्ते को मुड़कर वो जंगल की तरफ चला गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। पहले 1 घंटे तक वो जंगल में जाता रहा, उसे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, वो आराम से जा रहा था। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, लेकिन जैसे ही बाकी आगे जैसे ही वो बढ़ा, बहुत ख़राब होते जा रहा था। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इन टू। जैसे ही वो आगे बढ़ा, कुछ देर तक तो वो अच्छे से चला गया, लेकिन जैसे ही वो और आगे बढ़ा, उसे ये एहसास हुआ कि ये एक बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग, यानी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, रास्ता बहुत बड़ा था जिसमें वो जाकर फंस गया था। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। फिर वो कोशिश कर रहा था कि हाँ, मुझे एक सही रास्ता मिल जाता और मैं फिर उसी में अपना वॉक करता, मैं उसी की तरफ जाता। बट द पाथ्स ट्विस्ट बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता कि वो आगे बढ़े, तो वो पाथ क्या हो जाता था, ट्विस्ट हो जाता था, यानी मुड़ के फिर वो मुड़ के इसी जगह आ जाता था। फिर वो इधर से जाता था, फिर वो मुड़ के इधर से चला जाता था। तो ऐसे ही होता था कि वो मुड़ जाता था। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये एक पाथ है और आप यहाँ जाते हो, फिर यहाँ से आप टर्न कर लेते हो, फिर मुड़ के आप इधर जाते हो, फिर यहाँ से टर्न करके फिर तो पाथ ट्विस्ट हो जाती है। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो चलता गया, लेकिन जो जंगल का जो अंत था वो आ ही नहीं रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और फिर जब वो ध्यान से देखा तो उसे पता चला, ओफो, मैं तो जंगल की एक ही पार्ट पे घूम रहा हूँ। यानी कि सपोज करो कि यहाँ से स्टार्ट किया तो इधर जा रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, फिर यहीं आ जा रहा हूँ। तो उसे एक ही जगह पे वो क्या कर रहा था, राउंड अप कर रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट। फिर वहीं पे वो था, ऐसा वो सोच ही रहा था, तब तक उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। फिर उसे इस दुनिया के बारे में और वो चूहेदानी के ख्याल के बारे में याद आया। नाउ ही इज़
ओन टर्न हैड कम। फिर वो सोचता है ओहो ये तो मेरा खुद का समय आ गया। जैसे कि है ना कि जैसे कि आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसे बोलते हो कि बुरा मत करो, भगवान से डरो, तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ बुरा कर देंगे, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो इंसान नहीं मानता है, वो आपको चोट पहुंचाता है और जब कुछ दिनों के बाद वो खुद भगवान उसे चोट पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही ये आदमी भी सोच रहा है कि शायद मैं अपने ही जाल में फंस गया। He had let himself be fooled by a bet and had been caught। उसे लग रहा था कि वो खुद भी बेवकूफ़ बन गया है और वो खुद लालच में फंस चुका है। The whole forest with its trunk and branches, जो पूरा जंगल था उसका जो ट्रंक था, शाखाएं थे, उसकी जो डाली थी, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he would never escape। फिर वो बता रहा है कि जो 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 जंगल की जो शाखाएं थी, जो जंगल की जो पूरी वृक्ष थी, तना थी, वो गिरे हुए जो लकड़ी थे, के लट्ठे थे, उसका मार्ग रोक दिया था और मानो कि वो एक जेल बना दिए हो रैट ट्रैपर के लिए, जिसमें से वो निकल ही नहीं सकता है। मानो कि ये शाखाएं हैं, उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक जेल में कैद है, ये रैट ट्रैप है और चारों तरफ से जंगल की लकड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और दिसंबर की रात थी, दिसंबर थी, ठंडे की मौसम थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा जो था, अंधेरी रात थी। और ठंडी के दिनों में थोड़ा ज़्यादा अंधेरा, पहले ही अंधेरा हमें लगने लगता है, तो पूरा जो जंगल था वो अंधेरा से भर चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और ये जो है वो ख़तरा को काफ़ी बढ़ा रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पायर, और ये उसके ख़तरा तो था ही, और ये उसकी उदासी और निराशा को भी बता रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और अंत में उसे कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिलता जिससे वो आगे बढ़ सके। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो पूरा उदास होके धरती पे अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया। ट्राई टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। फिर उसे ऐसा लग रहा था, फिर उसे मतलब थकान हो रहा था, मुर्दा सा वो ज़मीन पर बैठ गया, और जैसे ही उसने अपने सिर ज़मीन पर रखे तो उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो बिल्कुल थक गया था, और वो ऐसा सोच रहा था कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हीज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपने सर को नीचे रखा, ही हर्ड ए साउंड, अ हार्ड रेगुलर टम्पिंग। फिर उसने एक आवाज़ सुनी, एक बहुत ही कठोर एक बैग से कुछ पीटने की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वाज, और इसमें कोई शक नहीं था कि वो किस चीज़ की आवाज़ थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, फिर वो उठा, अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर्स स्ट्रॉक फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट। फिर वो सोचता है हो ये तो हथौड़े की आवाज़ है जो एक आयरन के लोहे के मिल से आ रही है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ गोट अप एंड स्ट्रेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। फिर वो सोचता है कि ओहो ये यहाँ से आवाज़ आ रही हो तो यहाँ ज़रूर आदमी होंगे। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, उठा, और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ वो चल दिया। The Ramjos ironwork, which are now closed down, were not as long as ago a large plant with a smelter। रामजोस आयरन वर्क्स थी जो अब बंद हो चुका था, वहाँ अब वो बहुत समय से नहीं चल रहा था। एक बहुत बड़ा प्लांट था। रोलिंग मिल एंड फॉर्ग, यहाँ बताया जा रहा है कि वो लोहे का कारखाना था। रामजोस आयरन वर्क तो लोहे का कारखाना था जो बंद हो चुका था। वो बहुत बड़ा कारखाना था जिससे पिघलने वाली चीज़ या रोलिंग मिल और भट्ठी थी। एंड इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ heavily loaded barge and scow slide down the canal।
फिर वो ये बता रहे हैं कि गर्मी के दिनों में पूरी भरी बार्ज और स्कार्ड नौकें नहर में उतारी जाती थी, ठीक है, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी बधी हुई झील में जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम द कोयल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रिएट। और फिर सर्दी के दिनों में मिल के पास की सड़कें उस कोयले से काली रहती थी जो चारकोल की बड़ी बड़ी क्रेटों से झरता रहता था। यहाँ पे बताया जा रहा है मिल की सिचुएशन कि मिल में जो है वो मिल काफ़ी पहले बंद हो चुकी थी और वो वहाँ पे बहुत बड़े चीज़ों की कोयले वगैरह की ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे वहीं बता रहे हैं कि वहाँ के जो कोयले थे उसकी जो डस्ट से पूरा जो रोड था वो पूरा काला हो जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉक डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले एक ऐसी ही अंधेरी लंबी शाम थी। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉग नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। मास्टर स्मिथ जो था वो और उसके जो हेल्पर्स थे, उसके जो साथ देने वाले थे, वो कोहरे में, बहुत गहरा कोहरा था और कोहरे के पास जो था वो फर्नेस था और वहाँ पे बैठ कर वो पिग आयरन का इंतज़ार कर रहे थे। विच हैड बिन पुट इन द फायर, जो आता तो उसे आग में डाला जाता था। ये फर्नेस होता था, सपोज ये फर्नेस होता था, ये फर्नेस होता था और इसमें जो क्या करते थे, हम कोयले डालते थे, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एवल, और हम कोयले उसमें डालते थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनवेल, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार। फिर यहाँ ये बताया जा रहा है कि कच्चा लोहा जो था उसे भट्टी पर चढ़ाया हुआ था, इस लायक हो जाए कि उसे निहाई पर रखा जा सके। थोड़ी थोड़ी देर में से उसमें से कोई एक उठता था, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, उसमें से एक उठता था और एक बड़ा आयरन का जो मास था, एक बड़ा लोहे का जो लोहा था, उसे उठाकर वो फर्नेस में डाल देते थे और फिर कुछ समय में वापस आ जाते थे, ड्रिपिंग विथ परसिपरेशन, और वो पसीने से तर हो जाता था, क्योंकि फर्नेस के पास तो बहुत गर्मी होती थी, तो वो क्या करता था, पसीने से तर हो जाता था। तो एज वॉज द कस्टम ही वेयर नथिंग बट अ लॉन्ग शॉर्ट एंड द पेयर ऑफ वुडन शूज़। और बिल्कुल मतलब इसके अनुसार उसके पास ना ही तो एक उसके पास कुछ नहीं होता था, बस उसके पास एक लंबी सी कमीज़ होती थी और काले जूते के अतिरिक्त कुछ नहीं पहनता था। All the time there were many sounds to be heard in the fog, और उस जो भट्ठी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी। The big bellows grunted and the burning coal choked, और फिर बड़ी बड़ी धौंकियाँ चलती थी और जलता हुआ कोयला चटकता था, यानी कि जब कोयला को अंदर डाला जाता है, फर्नेस में डाला जाता है, तो जब वो गर्म होता है तो वो ब्रिक होता है और उसके अंदर से एक आवाज़ आती है। द फायर बॉय सॉल्व्ड चारकोल इनटू माउ ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और फिर जो आग पर काम करने वाला लड़का था वो फावड़े से उठाकर कोयले भट्टी में डालता था और जोर से आवाज़ करता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और फिर बता रहा है कि बाहर झरने की तेज़ आवाज़ होती थी और तेज़ उतरती हवा ईंटों की बनी छत पर कोड़े की तरह मारती थी, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा छत पर लगती थी। इट वॉज प्रॉब्ली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट। और इसी सब के बीच वो जो इतना हल्ला था, वो फर्नेस में काम हो रहा था, ऊपर जो थी हवाएं चल रही थी जो ईंटों से टकराकर आवाज़ कर रही थी, इन आवाज़ों के बीच जो ब्लैक स्मिथ था उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसने ये कभी
मतलब एकदम असाधारण, उसके लिए एक साधारण बात थी। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कब एक आदमी गेट खोलकर भट्टी के अंदर आ गया। एंड एंटर द फॉग अंटिल ही स्टूड क्लोज अप द फर्नेस, जब तक कि वो भट्टी के सामने ना आ जाए। गेट खोला, अंदर आया और भट्टी के सामने खड़ा हो गया। Without any better shelter for the night to be attracted to the fog by the glow of light which is sipped through the sooty panes and to come into a warm themselves। फिर यहाँ ये बता रहे हैं कि विदाउट एनी बेटर शेल्टर, इससे अच्छा रात के लिए कोई शेल्टर यानी कोई रहने के लिए जगह हो ही नहीं सकती। टू बी अट्रैक्ट टू द फॉग बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और ये जो था भट्टी से जो कोयले, जो फर्नेस जलते थे और जो लाइट्स थी वहाँ से जो रोशनी आती थी, उसी ने रैट ट्रैप को वहाँ तक ले गया। विच एक्सेप्ट थ्रू द स्टोनी पेन्स एंड टू कम इन टू अवार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर। फिर वो क्या किया कि वो आया और अपने आप को भट्टी के सामने गर्म करने के लिए खड़ा हो गया ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder। फिर क्या होता है कि जो मतलब जो ब्लैक स्मिथ था वो क्या करता है कि लोहार ने उड़ती नज़रों से उदासीन भाव से जो लड़का जो मतलब जो रैट ट्रैपर अंदर आया था उसकी तरफ देखा, और वैसे ही दिखाई दिया जैसे कि उसके जैसे लोग दिखाई देते हैं। ही लुक द पीपुल ऑफ दिस टाइप यूजली डिड, वो जिस तरीके के लोग उसे दिखाई देते हैं वैसे ही वो दिखाई दिया। विथ अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विथ अ बंच ऑफ रैट ट्रैपर्स डेगलिंग ऑन हिज चेस्ट। उसकी दाढ़ी जो थी वो बड़ी थी, गंदा था, वो रैग्ड था, एकदम उसके कपड़े फटे हुए थे, गंदे चुथड़े थे, और उसकी छाती से लटका हुए चूहेदानी का एक गुच्छा था, गर्दन में लटकाया था जो उसकी छाती तक आ रही थी। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without horning him with a single word। फिर उसने जो लोहार था उससे यहाँ रहने के लिए पूछा, यानी कि भट्टी में रहने के लिए पूछा, और लोहार ने क्या किया, गर्दन हिलाकर मुंह से कोई शब्द बोला नहीं, बस कहा कि ठीक है रुक जाओ, बेरुखी से, कोई उसके अंदर इमोशन नहीं थे। द ट्रैप डिड नॉट से नॉट एनीथिंग आइदर, और फिर उस व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा जो चूहेदानी बेच रहा था। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो यहाँ बात करने के लिए नहीं आया था, वो तो बस अपने आप को गर्म करने के लिए आया था, क्योंकि ठंडे के समय थी और उससे गर्मी चाहिए थी, तो इसलिए वो वहाँ आ गया, क्योंकि वहाँ लोहे की काम हो रही थी तो आग थी जनरली, तो वहाँ आकर कि चलो भाई यहाँ मैं थोड़ा सा गर्म भी हो लूँगा और सो भी जाऊँगा। इन दोज डे द रैमजोन आयरन मिल वाज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उस समय वो जो मिल थी वो एक बहुत वो जो थी वो एक उसकी मालिक जो थे वो प्रसिद्ध थे, उस समय उसके मालिक प्रसिद्ध थे। हु ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू सीप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिनका ग्रेटेस्ट एम्बिशन जो था यानी कि उनका लक्ष्य था कि मार्केट में जो था, बाज़ार में अच्छे से अच्छे कोयले जाए, लोहे जाए। ही वाच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल। वो हर रात और दिन जो क्या करते थे, जो काम वहाँ जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे, जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे, तो वो जो आयरन मास्टर थे वो दिन रात आते थे और उन लोगों के कामों पर ध्यान देते थे कि हाँ कोई अच्छा काम कर रहा है या नहीं, तो सब किसी को देखते थे। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉग एज वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। इसीलिए वो उसी समय पे, जिस समय पे वो अनजान व्यक्ति यानी कि वो चूहेदानी वाला आया और अपने आप को वहाँ पे जाके बैठ गया और थोड़े से गर्म लेने लगा, और फिर बोला कि ठीक है मैं यहीं पे सो जाऊँगा, आज का मेरा शेल्टर है। लेकिन उसी समय पे उस जो कंपनी के मालिक थे वो भट्टी में आए
क्या करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए उस रात भट्टी में आए, काम देखने के लिए कि हाँ रात को काम कैसे हो रहे हैं, वहाँ के लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, जांच पड़ताल के लिए। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो वाज द टॉल रैगमुफिन हु हैड ईस्ट his way so close to the furnace that steam rose from his wet rag। फिर वहाँ के जो वो आयरन मास्टर थे वो आए और उन्होंने सबसे पहले देखा कि स्वाभाविक था, वो देख रहे थे कि हाँ मतलब वो देखने आए थे, इंस्पेक्शन करने आए थे, यहाँ हो क्या रहा है। तो स्वाभाविक था कि सबसे पहले उनकी नज़र उस लंबे चिथड़े बदनाम आदमी पर गई, यानी कि रैट ट्रैपर पे गई। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। फिर क्या हुआ कि आयरन मास्टर जो थे, यानी कि वो जो आदमी था, वो जो रैट ट्रैपर था, वो क्या कर रहा था कि बाहर बहुत ठंडी थी, तो वो गर्मी के लिए उस भट्टी में आया ताकि उस भट्टी की आग से उसे गर्मी हो। तो वो भट्टी के पास जाकर, उसके पास जाकर वो आग ले रहा था, वो गर्मी ले रहा था। तो वैसे ही आयरन मास्टर आया उसे, और आयरन मास्टर ने उसे देखा। तो आयरन मास्टर ने उससे लोहे वाले लोहार का कोई बात नहीं सुना, उसका अनुकरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डिज़ाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो सिर्फ उस अजनबी को बहुत अच्छे से देख रहा था। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, आयरन मास्टर उसके पास गया। एंड लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। देन टोर ऑफ हिज स्लाउंज हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। फिर वो क्या किया कि उसने अपने सर पे टोपी पहनी हुई थी, यानी रेड ट्रैपर टोपी पहना हुआ था। तो आयरन मास्टर ने क्या किया, उसके टोपी को निकाल दिया और निकाल कर फिर उसे ध्यान से देखने लगा ताकि उसका चेहरा जो है वो अच्छे से दिखे। यहाँ पे ये था कि आयरन मास्टर ने अपनी टोपी जो थी, नर्म टोपी, उसे निकाल दिया ताकि वो चूहेदानी वाले व्यक्ति जो था उसको अच्छे से देख पाए, क्योंकि जो आयरन मास्टर जो थे वो हैट पहने हुए थे, वो हैट उनके सर मतलब आई साइड तक आ रही थी, तो वो अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने टोपी को निकाल दिया। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओल्फ। ओहो, ये तुम हो नील्स ओल्फ, ही सेड, वो बोल रहे थे आयरन मास्टर। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम नील्स ओल्फ हो। तो ये वो देख रहे हैं, एकदम पास से जाकर देखा और बोला, ओहो ये तो नील्स ओल्फ है। द मैन with the rat traps had never before seen the iron master at Ramjos and did not even know what his name was। और जो आदमी था जो चूहेदानी का काम कर रहा था, जो चूहे को पकड़ने वाली जो सामग्री बेचता था, उसने कभी भी आयरन मास्टर को नहीं देखा था। यहाँ तक कि वो तो उसे आयरन मास्टर को जानता भी नहीं था, आयरन मास्टर कौन है, तो वो एकदम भौचक्का था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, फिर क्या हुआ कि फिर उसे लगा कि हाँ अगर वो श्रेष्ठ भद्र पुरुष उसे, मतलब वो जो बड़ा आदमी था उसे कोई पुराना परिचित समझ रहा है, यानी कि उसे लगा कि ओफो ये मुझे कोई पुराना परिचित समझ रहा है, राइट। तो वो बोल रहा है कि ओफो, ये चूहेदानी वाला व्यक्ति बोल रहा है, ओ तो लग रहा है कि ये मुझे क्या अपना पुराना परिचित समझते हैं। तो फिर बोल रहा, ही माइट परहेप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कॉर्नर। फिर वो चूहेदानी वाला व्यक्ति सोचता है, वो तो ठीक है, वो शायद उसको 2 कॉर्नर दे दे। तो ये सोच रहा है कि ओहो ठीक है, ये मुझे परिचित समझ रहा है, तो शायद इसी वजह से मुझे वो 2 कॉर्नर दे दे, 2 पैसे दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once। इसलिए वो सोच रहा है कि उसे वो धोखा दूर नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे बस हाँ अपने आप को दिखाना चाहिए कि हाँ वो जो है आयरन मास्टर के कोई परिचित व्यक्ति है। Yes, God knows things have gone downhill with me। हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या अन्याय हुआ है। तो बोल रहा है वो,
ही सेड, चुराने वाला व्यक्ति बोल रहा है, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। फिर आयरन मास्टर बोलता है कि तुम्हें क्या तुम्हें जो है अपने पद से अपने पद से जो है वो हटना नहीं चाहिए था, अपने पद को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी भूल थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम ही नेवर कुड हैव हैपेंड, इट नेवर कुड हैड हैपेंड। अगर मैं अगर सर्विस में होता, मैं वहाँ पे होता, तो ये तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होता, ये बात तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अच्छा ठीक है, अब तुम हमारे साथ बिल्कुल घर आ सकते हो, आओगे। टू गो अलॉन्ग अप to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not प्लीज़ द ट्रैप। फिर यहाँ पे आयरन मास्टर बोल रहा है, ठीक है, अब तुम घर आओगे और तुम उस घर आओगे और तुम वहाँ पे एक रेगिमेंटल कॉमरेड की तरह एकदम तुम्हें प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगी। इसीलिए डेट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प, इसीलिए तुम आओ, तुम आओ यहाँ, तुम बिल्कुल भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये और फिर ये बात सुनकर भी उसे क्या हुआ कि उस हमारे व्यक्ति को खुशी नहीं हुई, यानी कि उसे रेड ट्रैप को खुशी नहीं हुई कि ये क्या कह रहे हैं। नो आई वुडेंट No, I wouldn't think of it. I could not think of it. He said, looking quite alarmed. नहीं, मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, वो बहुत डरा हुआ बोला, क्योंकि वो तो जानता था कि वो जो आयरन मास्टर जो उसे समझ रहा है वो तो वो है ही नहीं, अगर वो उसके घर जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फिर उसने थोड़ा सा शांत होकर डरा हुआ बोला, ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर, वो सिर्फ 30 रुपये के बारे में, कॉर्नर के बारे में सोच रहा था। टू गोट अप द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लाइन देन। फिर वो सोच रहा था, 30 कॉर्नर के बारे में सोच रहा था, जागीर तक मतलब जाने का मतलब था कि अपनी वो ये समझ रहा था कि अगर मैं उसके हाउस गया, अगर मैं उसके घर पे गया जो आयरन मास्टर के, तो वो क्या करेगा कि वो तो शेर के मुंह में जाने जैसा है, क्योंकि वो क्योंकि आयरन मास्टर जो रेड ट्रैपर था वो चोर था, और अगर वो किसी के घर जाता तो अगर उसे पता चल जाता कि हाँ ये चोर है, तो वो तो बहुत उसे पुलिस में दे देते। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉग एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सिपिक्यूसली एज पॉसिबल। फिर वो तो चाहता था कि बस मुझे एक मौका मिले कि मैं इस भट्टी में सो जाऊं और फिर क्या करूं कि और तब जहाँ तक संभव हो बिना किसी को पता लगाए चुपचाप यहाँ से खिसक जाऊँ, निकल जाऊँ। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। फिर आयरन मास्टर जो था वो सोच रहा था, यानी कि वो भट्टी के मालिक सोच रहा था, लग रहा है कि जो मेरे जो रिलेटिव है वो अपने हुलिये की वजह से, ख़राब कपड़े की वजह से बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। प्लीज़ don't think that I have such a fine home that you can't show yourself there। ओहो, ये मत सोचो कि मेरे पास इतना अच्छा घर है। फिर वो उसे बता रहे हैं कि ओहो कृपया ये ना सोचो कि मेरा घर इतना शानदार है कि आप वहाँ जा नहीं सकते, ठीक है। एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ मर गई हैं। एज यू मे ऑलरेडी हैव हेयर्ड, जो तुम पहले ही सुने चुके हो। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वो बाहर रहते हैं, यानी विदेश रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरे घर पे कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी एंड माई सेल्फ, और मैं खुद। वी वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर द क्रिसमस। और हम ये कह ही रहे थे कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि इस क्रिसमस पे हमारे साथ हमें
हमारे साथ इंजॉय करने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारे साथ ही कोई नहीं रहेगा, तो बहुत बुरा लगेगा। नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर और लिटिल फास्टर। अब ठीक है, तुम अब मेरे साथ आओ और इस क्रिसमस के खाने को एक थोड़ा सा अच्छा बना दो, यानी कि थोड़ा सा इस क्रिसमस के खाने को ख़त्म करने में हमारी सहायता करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सो डैट ही मस्ट गिव इन। फिर जो अजनबी है वो कह रहा है नहीं नहीं फिर नहीं, और लोहे वाले ने सोचा कि उसे हार मान ही लेनी चाहिए। इट लुक्स एज अ थॉट कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट। हाँ तो बट इट लुक एज थॉट कैप्टन वॉन स्टेहल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट स्टे जेनेस्ट्रॉम ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हेल। वो फिर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉन स्टेहल स्टेहल जो है वो तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं और वो तुम्हारे साथ आज रुक ठहरना चाहते हैं, वो अच्छा उन्हें लगेगा। तो वो बड़े लोहार से बोला और पीछे मुड़कर चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था वो अपने आप में हंस रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल डैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। लेकिन जो लुहार था, जो उसे अच्छी तरह जानता था, समझ गया था कि ये मतलब ये उसका क्या अंतिम, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो समझ गया था कि हाँ ये कौन है क्या है, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the fog। फिर ऐसा आधे घंटे भी नहीं हुआ था, हाफ एन हावर भी नहीं हुआ था, यानी 30 मिनट भी नहीं हुआ था कि उसे जो है टांगे की आवाज़ सुनाई दी भट्टी के बाहर। एंड द न्यू गेस्ट कैम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपारेंटली होपिंग दैट सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परस्यूशन देन ही हिमसेल्फ। फिर वो ऐसा आयरन मास्टर सोचता है कि उसके बेटी के पास उससे अधिक जो है किसी को मनाने की जो है किसी को मनाने की राजी करने की शक्ति उससे ज़्यादा उसकी बेटी के पास है। सी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। फिर वो अंदर आई, एक रास्ते से गुजरकर एक अंदर आई, उसने अपने हाथों पे एक बड़ा सा फर वाला कोट रखा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई। वो इतनी भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन बिल्कुल पर वो बेनर्म और काफ़ी शर्मीली लगती थी। इन द फॉग एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। जो भट्टी में था वो सब कुछ बिल्कुल उसी तरह था जैसे शाम में थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज apprentice still sat on their bench and the iron and charcoal still glowed in the furnace। और क्या थे, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो बड़े लोहार था, वो और उसके जो साथी थे वो अभी भी बेंच पे बैठे थे और कोयला और चारकोल जो था वो फर्नेस में जल रहे थे। तो आइए हम ये चैप्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो हम इस चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं कि इसी पे यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो आगे के जितने भी बचे हुए जितने भी पेजेस हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये 2 पार्ट में होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने में हमें काफ़ी मज़ा भी आ रही है, क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि हाँ हाँ इस कहानी में क्या क्या है। और तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो जो है
वो जाता है दूसरों के घर, तो उसका चोरी पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है, वो आयरन मास्टर के घर जाता भी है कि नहीं, तो ये सब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो बनाते रहें और आप लोगों की इसको बहुत अच्छे स्कोर करने के लिए आपकी मदद करते रहें। और अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और फिर अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में मिलते हैं और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।